हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बेहद खौफनाक हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ। अब बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की ओर। मैं कभी भी ऐसी इंसान नहीं रही जो कि भूत प्रेत या फिर ऐसी चीज़ों में विश्वास करे, पर हाँ, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि भूत प्रेत तो नहीं, पर हाँ कुछ एनर्जीज तो होती हैं और इनसे रिलेटेड कुछ अजीब सी घटनाएं। मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं भूतों की घटनाओं की बात नहीं कर रही हूँ, पर कुछ अजीब चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। जो मेरे साथ पहली घटना हुई थी, ये लगभग मेरे साथ 10 साल पहले, ऑलमोस्ट 2010 में हुई थी। उस टाइम पर मैं अपनी कॉलेज डिग्री के लिए मेरठ गई हुई थी। अब जिस कॉलेज में मैं थी वो कॉलेज उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा न्यू था। मेरे से पहले बस कुछ ही बैच वहाँ से क्लियर करके गए थे। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि कॉलेज में कोई चीज़ हॉन्टेड नहीं है, पर जो अजीब चीज़ें हुई थी वो मेरे साथ पर्सनल हुई थी। अब क्योंकि मैं एक दूसरी जगह की रहने वाली हूँ जहाँ का मैं नाम नहीं लेना चाहती, और मुझे वहाँ से मेरठ जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती, तो मैंने मेरठ में ही एक हॉस्टल में रूम ले लिया। अपने घर में हर हफ्ते चली आया करती थी और अगले दिन सुबह सुबह मंडे मॉर्निंग में हॉस्टल वापस आ जाती थी। मेरे रूम में मेरे अलावा 2 लड़कियां और रहती थी, जिनमें से एक सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। अब ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये आपको थोड़ा आगे समझ में आएगा। पहला जो इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूँ, ये दिवाली 2010 का है। मैं आपको बता दूँ कि रात के समय मेरी हॉस्टल में इधर से उधर घूमने की आदत है, और साथ में अपने कानों में म्यूज़िक सुनने की। मैं अपनी कान में ईयरफोन्स लगाती और रात में 1 बजे तक या कभी कभी तो 2 बजे तक बस गाने सुनते सुनते इधर से उधर घूमती रहती। कई बार मैं ऐसे ही घूमते घूमते अक्सर किचन में भी चली जाया करती थी। मेरे से लेफ़्ट साइड में एक लड़की का रूम था और दूसरी लड़की का राइट साइड में, और सामने की तरफ दरवाज़ा और उसी तरफ किचन भी था। तो एक दिन की बात है, मैं रात के समय ऐसे ही म्यूजिक सुनते सुनते कॉरिडोर में घूम रही थी। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये कि पूरे कॉरिडोर में कहीं पर भी कोई विंडो नहीं थी, यानी कि अंधेरा काफी ज्यादा था। जो विंडोज़ थी वो वॉशरूम की साइड थी। अब हुआ यूँ कि मैं वहाँ पर घूम रही थी कि अचानक से मुझे मेरे पीछे की तरफ मेरी गर्दन पे कुछ हल्की सी हवा महसूस हुई। अब ये उस जगह के लिए बहुत ज़्यादा अजीब था, क्योंकि आपको अगर पता हो कि आप एक बंद जगह पे हो जहाँ पर हवा आने का कोई सोर्स ना हो, वहाँ पे अगर आपको ऐसा फील होता है तो ये कोई अच्छा सिंबल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये भी फील हुआ कि मानो हल्के से किसी ने मेरे बालों को उठाया। अब ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब और काफ़ी ज़्यादा नया भी था, इसलिए एक बार को तो मैंने इसे इग्नोर ही कर दिया। एक बार को ये भी ख्याल आया कि कहीं कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है। मैं फ़ौरन पीछे मुड़ी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा। अपनी इमेजिनेशन समझ के ही मैं वापस से गाने सुनने लगी। 11 बजे, फिर 11:30 और फिर आधी रात हो गई। और उसके बाद मुझे एक चीज़ जो पता चली वो ये कि लगभग सभी लोग सो चुके थे। मेरे रूम के बाकी दोनों पार्टनर्स भी सो चुकी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ जो मुझे महसूस हो रही थी वो एक अजीब सी आवाज़, कुछ इस तरह की। यहाँ तक कि जो हमारी हॉस्टल की गार्ड थी वो भी यहाँ से जा चुकी थी। वार्डन अपने रूम में थी। अब मैं कॉरिडोर के एक साइड पे आकर जब दूसरी साइड के लिए वापस से मुड़ी, मुझे एक बार फिर से हवा में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। मुझे इस बार ऐसा सीधा सीधा महसूस हुआ कि कोई जस्ट मेरे पीछे ही आ रहा हो। जैसे आपको पता लग जाता है कि कोई आपके पीछे आता है तो आपको कैसी वाइब्स आती है, सेम वाइब्स मुझे उस टाइम पर आई थी। मैंने अपना गाना तुरंत ही बंद कर दिया और फ़ौरन अपने रूम में आ गई। अब ये बात भले आपको कुछ अजीब ना लगे या डरावनी ना लगे, लेकिन इस बात ने मुझे थोड़ा स्ट्रेस दे दिया था। कुछ दिन के लिए मैंने रात के समय म्यूज़िक सुनना बंद कर दिया था। ये तो रही कुछ दिनों की बात। अब इसके कुछ दिन बाद की बात बताती हूँ। उस रात मेरे रूम में ना तो मेरी पहली पार्टनर थी और ना ही मेरी सीनियर थी, यानी कि रूम के अंदर मैं अकेली थी। तो मैं जैसे ही बेड पर लेटने को हुई, उस टाइम पर रात के साथ 11 बज रहे थे।
जब मेरे गेट पर किसी ने नॉक किया। मैंने देखा वो साइड वाले रूममेट थी। अब उसने जो मेरे से कहा वो मुझे सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। उसने मुझसे कहा कि तुम ये की आवाज़ मत निकालो प्लीज़, मुझे नींद आ रही है, मेरे को सोना है, मुझे डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो रहा है इससे। मैंने उससे कहा नहीं, मैं अपने मोबाइल यूज़ कर रही थी और मैं ये सब तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। वो 1 सेकंड के लिए मेरी ओर देखी और उसके बाद वापस से अपने रूम में जाने लगी, उन नज़रों से देखकर कि मैं जैसे झूठ बोल रही हूँ। पर मुझे पता था कि मैं वो नहीं थी सच में। दिवाली ब्रेक के बाद हम सभी लोग वापस से हॉस्टल में आ गए। कॉलेज में इतने टाइम बाद फर्स्ट डे था तो हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उबे हुए थे। मैं उस दिन एकदम जल्दी ही सोने चली गई थी बेड पर अपने। अगले दिन सुबह सुबह जब मैं अपनी क्लास के लिए जा रही थी तब मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा, उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं रात में पागलों की तरह गाने गुनगुनाऊं। उसने ये भी कहा कि हाँ, पहले उसे ये सब अच्छा लगता था लेकिन अब उसे ये बात बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। मैंने कहा नहीं यार, मैंने कभी भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। इवन मैं जब गाने सुनती भी हूँ तब भी मैं ऐसी हरकत नहीं करती हूँ। लेकिन उसने कहा कि मैं साफ साफ तुम्हारी आवाज़ सुन पाती हूँ और ये एक बार नहीं कई बार की बात है, और सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों ने तुम्हारी आवाज़ सुनी हुई है। उसने इवन ये भी कहा कि मैं कल रात भी गाना गा रही थी बहुत ही अजीब ढंग से, और हैरानी की बात तो ये थी कि मैं उस रात जल्दी सो गई थी। और जब मैंने उससे कहा कि मैं जल्दी सो गई थी तो उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम 11 बजे से पहले सो गई हो। लेकिन क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी तो मेरे ज़्यादा कन्विंस करने पर और मेरे चेहरे पर आने वाले सीरियसनेस वाले भाव को देखकर वो समझ गई कि मैं झूठ नहीं बोल रही, और इस बात से अब वो भी हल्का सा डर गई थी। अब इस वाले इंसिडेंट के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा था, लेकिन एक दिन दोपहर में मेरी फ्रेंड मेरे रूम में आई और मुझे जगा के एकदम से बोली कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हुआ क्या। अब इस पर जो उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि आज मैं सुबह से पूरे कैंपस में इधर से उधर घूम रही हूँ और सभी लोगों को अपने एक पुराने सपने के बारे में बता रही हूँ, जिसमें मैं और मेरी 2 और फ्रेंड जो कि कई साल पहले मर चुकी थी उन्हें मैंने देखा था। उसके बाद उस लड़की ने मुझे मेरा पूरा सपना बता दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं सुबह ऐसा कब कर रही थी, या मैं सुबह अपने कैंपस में बाहर कब गई और कब मैंने लोगों को ये सब चीज़ें बताई। और इवन इससे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि जिस सपने की बात वो कर रही थी ये सपना मुझे अभी नहीं बल्कि 1 साल पहले आया था जब मैं अपनी 12th क्लास में थी। उसी दिन दोपहर में भी एक बार फिर से मेरे को सपने में मेरा एक फ्रेंड दिखाई दिया, वही फ्रेंड जो उन दोनों में से एक था और जिसकी डेथ हो गई थी। और इस बार मुझे उसके आसपास एक अजीब सी आउटलाइन टाइप कुछ दिख रहा था, या फिर एक अजीब सी रोशनी भी कह सकते हैं। इन सब इंसिडेंट्स को मैं कनेक्ट कहीं पर भी नहीं कर पा रही थी। और इस इंसिडेंट के बाद फिर से अब तो मेरा म्यूज़िक सुनना बिल्कुल ही बंद हो गया था। अपना अगला मैंने पूरा सेमेस्टर सिर्फ फ़ोन चलाने में बिता दिया और किताबें पढ़ने में। लेकिन एक दिन सुबह सुबह कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। इवन इस बारे में मैं किसी और से बात करनी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे ऊपर हंसेगा और इस बात का मजाक उड़ाएगा। अब इतना तो मुझे अच्छे से याद है कि उस शाम में इंडिया की टीम कोई मैच जीत गई थी और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, चिल्ला रहे थे। और कॉलेज में तो ऐसा ही माहौल होता है, आप जानते ही हो। और सभी लोग इस माहौल को सेलिब्रेट कर रहे थे। सामने ही बॉयज़ हॉस्टल था जहाँ से लगातार चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। और मुझे इतना भी याद है कि उस टाइम पर अचानक से बारिश होनी शुरू हो गई थी और मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा एक काम करते हैं कि हम पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक बड़ा वाला पिज़्ज़ा मंगवा लो। पिज़्ज़ा आने में लगभग 1.5 घंटा तक लग गया और इसी वजह से हमें वो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा फ्री मिल गया, क्योंकि उनकी 30 मिनट्स डिलीवरी पॉलिसी थी। जब मुझे पिज़्ज़ा वाले का कॉल आया तो मैंने चुपचाप अपना पिज़्ज़ा लिया और वापस से अपने हॉस्टल में आ गई। और उसके बाद अपनी फ्रेंड्स को पिज़्ज़ा दिखाते बोला चलो इसे खाते हैं। अब हमने आराम से अपना पिज़्ज़ा खा लिया। इसके बाद मेरी दोनों फ्रेंड्स अपने अपने रूम में चली गई थी और मैं वहीं टीवी रूम में बैठी हुई थी। अब एक्चुअली वहाँ पर मेरे रूम में पानी ख़त्म, इसीलिए मैं ऊपर वाली मंजिल पर गई और बाय गॉड जो मैंने वहाँ पर देखा वो बहुत ज़्यादा डरावना था।
मैंने देखा जो मेरी सीनियर, जो कि मेरे सामने राइट वाले रूम में सोने के लिए गई थी, वो मेरे सामने खड़ी थी और माइक्रोवेव के पास वो खड़ी हुई थी, कुछ तो कर रही थी। मैं चुपचाप अपनी पानी की बोतल लेकर एकदम तेज़ी से नीचे भागी और नीचे भागते के साथ ही मैं उसकी रूम में गई और देखने लगी। और मैंने देखा जैसे ही मैं सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, उस टाइम पर जो वहाँ पर मेरी सीनियर खड़ी हुई थी, उसने मुझे अजीब ढंग से बाय बोला। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा और डर भी लगा। मैं फ़ौरन भागकर नीचे गई और राइट वाले रूम में जाकर चेक करी और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी सीनियर वहाँ पर सो रही थी। लाइट्स ऑफ थी, इवन टीवी भी ऑफ था। जबकि और ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि इन दोनों ही चीज़ों को मैं ऑन करके गई थी। अब जब मैं राइट वाले रूम से वापस से टीवी रूम में आई, उस टाइम पर जो मैंने देखा वो और ज़्यादा डरावना था। मैंने देखा कि ठीक सामने सोफे पर कोई साया तो बैठा हुआ था। वो एकदम ब्लैक चीज़ थी जो भी थी। पहला ख्याल तो मेरे दिमाग में यही आया कि कोई तो है जो कि यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, इस टाइम पर भला यहाँ पर कोई कैसे आ सकता है। एक पल को पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा अजीब सा गुस्सा आया कि कोई यहाँ पर कैसे आ सकता है। मैं जस्ट पीछे पलट के एकदम से स्विच ऑन करी थी और पीछे मुड़ी और वहाँ पे जो भी चीज़ थी वो गायब। इस मोमेंट पे मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं बस एकदम शॉक्ड हो गई थी। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होती हैं ना, तो आपके पास और कोई रिएक्शन होता नहीं है, बस आप एकदम हैरान रह जाते हो कि अभी हुआ क्या। उस पूरे रूम में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। जहाँ पर मैं अभी लाइट्स ऑफ होते वक्त एकदम साफ साफ किसी को अपने सामने बैठा देख पा रही थी। और उसी टाइम पर मुझे अपने पीछे की तरफ से हल्की सी आवाज़ आई। और मज़े की बात तो ये थी कि बारिश काफ़ी ज़्यादा देर पहले बंद हो गई थी और खिड़कियाँ भी बंद थी। मुझे फिर से ऐसा ही फील हुआ कि कोई तो है जो कि शायद मेरे पीछे है। लेकिन और ज़्यादा डरावनी बात ये थी मेरे केस में कि मैं उस चीज़ को देख ही नहीं पा रही थी, सिर्फ फील कर पा रही थी कि वो चीज़ उसी जगह पर मौजूद है। मैं बहुत ही ज़ोर से उस रूम से लेफ़्ट वाले रूम में भागी जहाँ मेरी रूममेट सोई थी। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बात पर यकीन तो वो करेगी ही नहीं। मैं चुपचाप बस उसके साइड में जाकर सो गई। अब मेरे साथ ये जो इंसिडेंट हुआ था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। इतनी ज़्यादा कि सुबह तक मुझे बुखार आ गया और मेरी फ्रेंड को एक डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अगले कुछ दिन तक मैं अपनी क्लासेस में नहीं गई क्योंकि मुझे हल्का फीवर था और मेरा सिर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। मैंने इस इंसिडेंट को कभी भी अपनी फ्रेंड्स या फैमिली में बिल्कुल भी नहीं बताया। उस कॉलेज में भी अपने स्टार्टिंग के 2 साल तक मुझे हमेशा ऐसा चीज़ें लगती रहती थी, बीच बीच में, ऐसा नहीं कि हमेशा। अभी ऐसा क्यों होता था मुझे तो नहीं पता। सोचो, आपने कभी कुछ ऐसा करा ही नहीं और सब आपके फ्रेंड्स और बाकी सब आपसे आके कहें कि आप रात में गाना गाते हो या फिर ऐसी बहुत ही अजीब चीज़ें। भले पहले सबको ये मेरी बात झूठ लगती थी, लेकिन धीरे धीरे सबको पता लग गया कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ और ये सब चीज़ें बिल्कुल सच हैं। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद एक दूसरी सिटी में मूव हो रही थी। जिस सिटी में शिफ्ट हुई थी वो सिटी थी लखनऊ। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मैं वहाँ पर दरअसल अपनी इंटर्नशिप के लिए गई हुई थी। मैं दरअसल वहाँ के एक लग्जरियस होटल के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में थी। मेरी शिफ्ट पर डे 7:30 AM से 4:30 PM तक की होती थी, लेकिन अक्सर ड्यूटी कम ही हो जाती थी क्योंकि लोग कम ही रहते थे। इसीलिए मेरी शिफ्ट कभी कभी 5:30 तक चल जाती थी। मेरे को मेरा काम मेरे सीनियर बताते थे और मैं उन्हीं के कहने पर काम करती थी। दरअसल उस दिन मुझे मेरे सीनियर ने मुझे 3rd फ्लोर पर एक रूम अलॉट किया। उसे रूम ना कहकर अगर मैं हॉल भी कहूँ तो भी ये गलत नहीं होगा। मुझे दरअसल उस फ्लोर के लास्ट के 3 रूम्स, जो कि लगभग एक बहुत बड़े हॉल जैसे हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसको साफ़ सफाई करना था। मैं अपनी हाउसकीपिंग कार्ड के साथ उस रूम में एंटर हो गई। उस रूम में जाने के बाद मैंने कुछ देर ऐसे ही सांस ली और उसके बाद अपना काम करने लगी। मुझे वहाँ पर वैक्यूम क्लीनर से सफाई करनी थी और वहाँ की धूल को इधर उधर करना था। जब मैंने अपना काम शुरू करा, मुझे अचानक से उसी टाइम पर थोड़ा
सिर में चक्कर सा आने लगा और ऐसा लगने लगा कि मानो मेरा दम घुट रहा है। मैं थोड़ा असहज महसूस करने लगी, इसीलिए मैं अपनी कार्ट से पीछे को हटी और मैंने पानी की बोतल उठाई और उसमें से एक घुट पानी पिया। पानी पीते के साथ ही एक पल को मेरे को ऐसा लगा कि जो दूसरी साइड वाला पर्दा था, जिसके पीछे की एक विंडो थी, वहाँ पर मुझे किसी का साया दिखा। अब इस बात को मैंने बहुत ही हल्के तरीके से नोटिस करा था, इसीलिए मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा मे बी हल्की सी हवा अंदर की साइड आ गई होगी, क्योंकि हो सकता है ऐसा हो जाता है अक्सर। मैं फिर से अपना काम करने लगी, लेकिन इस बार मेरी नज़र अचानक से मेरे सामने रखे बड़े से मिरर पे गई और मैंने उस मिरर में देखा कि पीछे विंडो के पास में जो कर्टन था वो हल्का सा अचानक हिला और उस बार ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ने हिलाया, बल्कि हवा से नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुप नहीं जाता पर्दे के अंदर, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस बात पे ध्यान दे ही नहीं रही थी और यही सोच रही थी कि ये शायद मेरी इमेजिनेशन है। इसीलिए मैं रूम में पीछे की साइड आ गई। लेकिन मैं जैसे ही अपना काम करने में व्यस्त हुई, मुझे एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होने लगा। मैंने इसलिए सोचा कि चलो इस जगह को बाद में कर दूंगी, पहले किचन की साइड चली जाती हूँ। किचन में तो कुछ और ही माहौल था। जैसे ही मैं किचन की साइड आई और जहाँ पे बेसिन थी उस साइड में जैसे ही आई, मुझे एकदम से टेम्परेचर में सडन गिरावट महसूस हुई। उस जगह का टेम्परेचर यकीन मानिए बाकी के प्लेस से काफ़ी ज़्यादा लो था और बहुत ज़्यादा ठंडी थी वो जगह। इस बात को चेक करने के लिए मैं 2-3 बार उस किचन में से बार बार हॉल में आई और बार बार वहाँ पे वापस गई और मैं इस बात को बार बार नोटिस कर पा रही थी कि वहाँ पे कुछ तो बहुत गड़बड़ थी, क्योंकि उस जगह का हीटर ऑन करने पे भी या फिर एसी को कम करने पे भी उस जगह का टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा था और दिस वाज क्वाइट इनसेन। मैंने फिर भी अपना काम जारी रखने की कोशिश करी और उस बात से ध्यान हटाने की कोशिश करी, क्योंकि मैं अपने सीनियर से ये नहीं कह सकती थी कि मुझे हॉल में कुछ बुरा फील हो रहा है, वो इस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन अब फिर से मेरे को एक बार फिर से वही फील हुआ जो कि मैंने 1 साल पहले महसूस किया था। कुछ ऐसा मानो कोई मेरे को देख रहा हो पीछे से। मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और एकदम से मैंने पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। मैं फिर से अपने काम में लगी और थोड़ी देर काम करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। इसीलिए मैं फ़ौरन अपना वैक्यूम क्लीनर उठाई और वापस से हॉल की सफाई करने में लग गई और ये सोचने लगी कि जल्दी से इस जगह की साफ़ सफाई करके यहाँ से अब मैं निकल जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने वैक्यूम क्लीनर से रूम की सफाई करना शुरू करा, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी को ठीक अपने पीछे फील कर पा रही थी। मुझे हल्की सी शैडो भी शायद दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, वहाँ पर फिर से कोई भी नहीं था। फिर मैं कुछ काम से किचन स्पेस में फिर से गई और मैंने एक बार फिर से वहाँ पर वो ठंडक महसूस करी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा इंसेन हो गया था। मैंने ऐसा फील करा कि कोई मेरा गला दबा रहा हो और मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ऐसा कुछ सेकंड तक जारी रहा और एकदम से मेरे को सांस आई और मैं खांसने लगी। लेकिन तुरंत बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने मेरे पीछे कंधे पर छुआ हो। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, मैंने देखा कि वो मेरे सीनियर थे। उन्हें देखकर मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी ज़्यादा राहत मिली। मेरे सीनियर ने मुझे देखा और मुझसे पूछा, तो तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद उन्होंने खुद ही वैक्यूम क्लीनर लिया और खुद ही उस जगह की सफाई करने लगे और उन्होंने काफ़ी जल्दी से उस जगह को साफ़ कर दिया। और उसके बाद उन्होंने मेरे से एक बात कही कि इस कमरे में कभी भी अकेले काम मत करना। मैंने कहा नहीं, मुझे सीनियर ने ऑर्डर्स दिए थे इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। उसने कहा कि मैं उनसे बात करूँगा, अभी इस जगह को जल्दी से बंद करो और नीचे चलो। उसके बाद जब मैं वापस से नीचे आई और जब मुझे वापस से वो वाले मेरे सीनियर मिले, उसके बाद उन्होंने एकदम धीरे आवाज़ में मेरे से पूछा, क्या तुमने कुछ देखा या फिर महसूस करा? मैं एक बार बस उनकी तरफ देखती और इसी तरीके से देखी कि उन्हें खुद ही जवाब मिल गया कि हाँ मैंने महसूस तो किया था। उसके बाद वो वाले सीनियर वहाँ पर आए जिन्होंने मेरे को वहाँ की साफ़ सफाई का ऑर्डर दिया था और उन्होंने मुझसे कहा सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उस जगह पर मैं 2 लोगों को भेजने वाला था लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने तुम्हें अकेले ही जगह की साफ़ सफाई करने का ऑर्डर दे दिया।
उसके बाद 2 और लोगों ने मुझे वहाँ पे पिछले सालों हुए इंसिडेंट्स के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया 2009 में एक कपल वहाँ पर अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ पर आए थे। उस रात न जाने क्या हुआ कि पत्नी की हत्या कर दी गई या फिर उसने सुसाइड किया, ये तो अब तक भी नहीं पता। लेकिन र्यूमर्स यही थे कि उन हस्बैंड वाइफ में डोमेस्टिकली अब्यूज़ चलता था। जिस टाइम पर वाइफ की डेथ हुई उस टाइम पर ना तो हस्बैंड और ना ही बच्चे वहाँ पर थे। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो यही पता लगा कि ये शायद एक सुसाइड केस था। इसके बाद जो दूसरा इंसिडेंट हुआ था वो इसी इंसिडेंट के कुछ महीने बाद हुआ था। 2 इंटर्नशिप कर रहे स्टूडेंट उस जगह पर काम कर रहे थे। शाम का वक्त था और जैसे ही वो अपना काम ख़त्म करके वहाँ से जाने वाले थे, उनमें से एक ने एक साये को अपने सामने देखा और वो साया सीधा उन्हीं की ओर देख रहा था। वो इतना ज़्यादा डर गया कि वो सीधा वहाँ से बिना कहीं देखे सीधा नीचे की ओर भागा और वो इतनी बुरी तरीके से भागा कि एक बार को तो वो सीढ़ी से नीचे भी गिर गया, जिसकी वजह से उसके सिर में भी काफ़ी चोट आई। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुँचा उसने इस इंसिडेंट को बाकी सबको बता दिया और इस बात से बाकी के जो सीनियर थे उन्हें भी एक सदमा लगा। वो बंदा अंदर तक इतना ज़्यादा सहम गया था कि उसने अपनी इंटर्नशिप रोक दी थी इस वजह से और उसने अपनी जगह को चेंज करवा लिया था। इन्हीं दोनों घटनाओं के बाद इस रूम में अजीब अजीब सी चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स जो उन्हें मिलती थी वो ये थी कि ये रूम हमेशा एकदम ठंडे रहते हैं, जो कि नॉर्मल रूम्स में ऐसा नहीं होता। और लोग ये भी कहते हैं कि वो कई बार किसी के चलने की आवाज़ या फिर रात में किसी के चिल्लाने की आवाज़ भी सुनते हैं, और उस टाइम पर भी जब सभी लोग सो रहे होते हैं। मेरे सीनियर ने मुझसे बताया उस रूम में हमेशा 2 लोग ही सफाई के लिए जाते हैं, कोई एक अकेला नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि तुम तो फिर भी ठीक रही कि तुमने सिर्फ महसूस किया, लेकिन जो लोग कहीं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उन्होंने तो चीज़ों को अपनी आंखों से देखा और इवन सुना भी है। मुझे नहीं पता कि उस जगह पे मेरे साथ जो हुआ वो कुछ पैरानॉर्मल सच में था या फिर नहीं, या फिर हो सकता है ये सब मेरी थकान के कारण हुआ। लेकिन कौन ही जानता है कि शायद उस दिन मैं किसी ऐसी चीज़ से बच गई जो कि मुझे हार्म करने ही वाली थी। आज की आखिरी स्टोरी एक पैरामेडिकल ऑफिसर की है। आइए उनकी स्टोरी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। पैरामेडिकल टीम वो टीम होती है जो किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी में सबसे पहले विक्टिम के पास जाती है और उसे फर्स्ट एड देती है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल लाती है। आम भाषा में आप हम ही लोगों को एम्बुलेंस वाले भी कहते हैं। जो इंसिडेंट मैं अपने साथ हुआ बताने जा रहा हूँ आपको, ये आज से तकरीबन 12 साल पहले का है और सच बताता हूँ बहुत ज़्यादा डरावना है। दरअसल मैं जिस अस्पताल में पैरामेडिकल ऑफिसर हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ग्रामीण एरिया है और ये बात 2008 या 9 के आसपास की है। उस टाइम पर दरअसल मुझे अपनी नौकरी करते हुए 3 साल ही हुए थे। हमें हर तरीके के कॉल्स आते थे। लोगों को चोट लग जाती थी, उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ें होती थी या फिर कुछ भी, किसी भी तरीके की परेशानी में लोग सबसे पहले हमें ही कॉल करते और हम उनकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाते थे। तो उस रात हमें कॉल आई एक फ़ीमेल पेशेंट की, जिसका कहना था कि उसे ऐसी आवाज़ें और ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो कि वहाँ पे असलियत में हो नहीं रही। अब ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा लगता है। ये सुनने में हमें एक ड्रग रिलेटेड केस लग रहा था। वैसे भी आपको पता ही है आजकल के ज़माने में लोग बहुत ही ज़्यादा जवानी के नशे में ड्रग्स ले लेते हैं और उनके बाद उन्हें अक्सर ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और हमें तो ऐसा ही लग रहा था शुरू में कि शायद ये केस कुछ इसी प्रकार का है। जब मुझे एड्रेस पता चला तो मैं काइंड ऑफ हैरान हो गया था, क्योंकि ये एड्रेस एक ऐसी सोसाइटी में था जहाँ पर अच्छे खासे लोग रहते थे। मुझे याद है वो घर एक 2 मंजिला मकान था जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक ही लग रहा था। जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और ज़ोर से कहा, आपने एम्बुलेंस बुलवाई थी, दरवाज़ा एक 40 साल के लगभग आसपास के आदमी ने खोला। मुझे ये पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि आखिर पेशेंट कहाँ पर है, क्योंकि कुछ ही दूर पीछे एक रूम के पास एक औरत खड़ी थी जो कि लगभग उसी एज की थी और वो हमें बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से घूर रही थी। वो हमें ऐसे घूर रही थी मानो वो हमें मार ही डालेगी।
और उसके घूरने के तरीके से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। और मेरा पार्टनर जो उस टाइम पर मेरे साथ था वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था। मैंने उस औरत को अपना और अपने पार्टनर का नाम बताया और उससे उसका नाम पूछा। उसने मेरी तरफ एकदम बहुत ही अजीब ढंग से देखते हुए अपने पति की ओर देखकर बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा देर हो गई है, वो पहले ही आ चुके हैं। मैंने एकदम अजीब ढंग से पूछा, कौन आ चुके हैं? लेकिन इस पे जो उन्होंने जवाब दिया उसने मुझे डरा के रख दिया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें महसूस नहीं होता? और ऐसा कहते हुए उन्होंने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। मुझे इस टाइम पर समझ में आ गया था कि मैं गलत जगह पर हूँ गलत समय पर, और मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। मैंने मन ही मन सोचा, एक काम करता हूँ, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले आता हूँ ताकि इनसे छुटकारा मिल जाए। मैंने उनसे बिना और कोई सवाल पूछे उन्हें अपनी एम्बुलेंस की तरफ ले जाने लगा। और इस टाइम पर वो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाई जा रही थी और बीच बीच में वो अपना कान एक साइड को झुका लेती, मानो कोई उनके कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। यकीन मानिए, मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन उस औरत को देखकर मुझे वाकई में ऐसा लग रहा था कि उसे मेरे से ज़्यादा किसी पंडित की ज़रूरत है, या फिर किसी ऐसे की जो कि उसके अंदर से कोई बुरी आत्मा निकाल सके। मैंने उन्हें अपनी एम्बुलेंस में बिठा लिया और अपना काम करने लगा। नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के बाद मैंने एम्बुलेंस को स्टार्ट कर दिया और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगा। हॉस्पिटल का रास्ता वहाँ से तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर था। मैं बस ये चाहता था कि मैं जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ और मैं इस औरत को जल्दी से वहाँ पर उतार दूँ, क्योंकि वो एम्बुलेंस में बैठे बैठे भी एम्बुलेंस में चारों तरफ इस तरीके से घूर रही थी मानो पता नहीं क्या कर देगी, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। अभी 5 मिनट ही होंगे हमें अपना सफ़र करते हुए कि अचानक से वो थोड़ा तेज़ आवाज़ में कुछ बोलने लगी, लेकिन कुछ ऐसा जो कि मुझे समझ में नहीं आ पा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर उससे कहा, सब कुछ ठीक है ना? अब की बार वो एकदम चुप हो गई और उसके बाद काफ़ी देर तक कुछ भी नहीं बोली और एकदम शांति हो गई वहाँ पर। इसके बाद मैंने एक कॉल हॉस्पिटल में लगाई और बताया कि मैं अपने साथ एक यूनिक पेशेंट को लेकर वहाँ पर आ रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उन्हें ये बताया तो वो मेरे ऊपर हंसने लगे, लेकिन ये हंसी सिर्फ तब तक की थी जब तक वो उस औरत से खुद नहीं मिले थे। उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुँच गए और नॉर्मल चीज़ें शुरू हो गई। उसका बिहेवियर देखकर हॉस्पिटल के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था इसके बाद जो चीज़ें होने वाली हैं वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। जब उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया और मेरी एक नर्स दोस्त जब उसका चेकअप कर रही थी, उस टाइम पर जो चीज़ उसने देखी वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसने देखा कि वो 1 मिनट में 40 बार सांस ले रही है और ये एकदम अबनॉर्मल था। उसने बात कुछ देर बाद मुझे भी बताई और मैं एक बार को ऐसे ही उसे देखने के लिए गया, और उस टाइम पर डॉक्टर उसे चेकअप करने के लिए नहीं आए थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ज़्यादा अजीब था और डरावना भी। वो एकदम से उठी और वो बस अपने आगे वाले पैर के हिस्से की तरफ से और पीछे सिर की तरफ से बेड से जुड़ी हुई थी और उसकी कमर ऊपर की ओर बेंड हो गई थी, मानो वो एक आर्क बना रही हो। इसके बाद वो एकदम से घुर्राने लगी और अब हम समझ गए थे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी है ही नहीं। फिर भी हमने अपनी फॉर्मेलिटी निभाते हुए डॉक्टर को वहाँ पर तुरंत बुलाया। डॉक्टर्स भी आके उसे देखने के बाद एकदम हैरान हो गए और उन्होंने बस इतना कहा, जल्दी से उसे सुला दो। उसके बाद नर्स एक इंजेक्शन लेने चली गई और तुरंत ही बड़ी मुश्किल से उसने पीछे से उसमें वो इंजेक्शन लगा दिया। वो तकरीबन 5 मिनट तक उल्टी बिस्तर पर बैठी रही, लेकिन उसके बाद उसकी आंखें काली होने में और देर नहीं लगी। अब जो मैं देख रहा था उसे मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ। उसकी आंखों की जगह अब सिर्फ काले गड्ढे हो गए थे और उसकी आवाज़ एकदम बदल गई थी। अब तक मुझे भी वार्ड के अंदर बुला दिया गया था बस इसलिए कि अगर वो कहीं भी वायलेंट हो गई तो मुझे वहाँ पर होना चाहिए था। डॉक्टर ने कहा कि उसे सुलाने के लिए एक बार फिर से डोज दो। ये मेरा इस तरीके का पहला केस था जहाँ पे मैं ऐसी चीज़ों को फील कर पा रहा था और देख पा रहा था। वहाँ पर मौजूद लगभग हर किसी को पता था कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डेमोनिक चीज़ तो है जो कि ये सब उससे करवा रही है। बड़ी ही मुश्किल से हमने उसके ऊपर जैसे जैसे कंट्रोल किया और उसके बाद मुझे याद है
कि मुझे एक और कॉल आ गई और मुझे एक और पेशेंट को लेने जाना था। जब तक मैं वहाँ से लौटा तब तक मुझे पता चला कि उस पेशेंट को एक साइको हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। इसके बाद मैं कभी भी उस औरत के बारे में जानना नहीं चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ। अब भी मैं उस घर के सामने से कभी कभी गुजर जाता हूँ और उस बारे में सोच के हैरान हो जाता हूँ, डर जाता हूँ कि उस रात इस घर से मैं एक ऐसी पेशेंट को लेकर गया था जिसके साथ 1 मिनट रहना भी मेरे लिए दुश्वार था। मुझे नहीं पता कि ये बात आपको सच भी लगेगी या नहीं, या डरावनी लगेगी नहीं, लेकिन इन सारी चीज़ों को जब मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था वो मेरे लिए सही में बहुत ज़्यादा डरावना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अभिषेक, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।